हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 4, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। और इस यूनिट का हम दूसरा चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, जो कि है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। राइट, आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 12 है और आज मैं इस चैप्टर का चैप्टर ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन पार्ट लेकर आई हूँ। राइट, सो आर यू गाइज रेडी? एक्साइटेड है या नहीं नए चैप्टर के लिए? जल्दी बताइए। तो सारे बच्चे फुल एनर्जी के साथ पहले तो अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है अटेंडेंस? वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। राइट बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे पेन कॉपी लेकर और वाटर बॉटल लेकर बैठ जाएं। राइट, अब बात आती है इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, पहले वो देख लेते हैं। राइट, तो हम पहले देखेंगे टॉपिक टू बी कवर्ड। राइट, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे वो है डू प्लांट्स ब्रीथ। क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं? तो आपकी एनसीईआरटी बोलती है दिस क्वेश्चन इज नॉट क्वाइट डायरेक्ट। राइट, तो आपकी एनसीईआरटी बोलती है ये क्वेश्चन क्वाइट डायरेक्ट नहीं है, बट हाँ प्लांट भी ब्रीथ करते हैं। राइट, तो यस, प्लांट ब्रीथ करते हैं। राइट, प्लांट भी ब्रीथ करते हैं। राइट, ग्लाइकोलिसिस नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो क्या है? ग्लाइकोलिसिस। इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं डू प्लांट्स ब्रीथ में। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है बेटा? ग्लाइको को मैं दो शब्द जो है उसमें कन्वर्ट कर रही हूं। पहला है ग्लाइको, दूसरा है लिसिस। पहला है ग्लाइको, दूसरा है लिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है? देखो, ग्लाइको का मतलब ये ग्रीक वर्ड है। राइट, ग्लाइकोलिसिस जो है इसका ग्रीक ओरिजिनेशन है, ये ग्रीक वर्ड है। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज। ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज। लिसिस का मतलब है लाइसिस। राइट, लिसिस का मतलब है लाइसिस। राइट, इतना समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर लिसिस का मतलब क्या है? लाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन। किसका ब्रेक डाउन मैम? ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन। राइट, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का हम क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। किसमें? ग्लाइकोलिसिस में। याद रखना, यहां पर इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का। यहां पर बेटा इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का। कैसा होता है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। क्या होता है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ओके, यहां पर क्या होता है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब बात आती है ये कहाँ होता है बेटा? ये होता है साइटोसोल में, या हम बात करें साइटोप्लाज्म में। तो हम तो पढ़े लिखे बच्चे, हमें साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस पता है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म में। साइटोसोल तो क्या होता है बताइए? साइटोप्लाज्म में तो क्या होता है? साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल। तो आप चाहो तो आप साइटोप्लाज्म भी लिख सकते हो, बट उसका करेक्ट आंसर क्या है? साइटोसोल। अब बात करते हैं हम फर्मेंटेशन की। बेटा इसका प्रोडक्ट क्या होता है? इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनता है? इसका प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट जो होता है, इसका प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड।
पायरुविक एसिड, राइट। यहां पर क्या बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं किसके, पायरुविक के। नेक्स्ट है हमारा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, राइट, फर्मेंटेशन क्या होता है। तो फर्मेंटेशन जो है बेटा, फर्मेंटेशन जो है इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, राइट। इसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द इन एनएरोबिक कंडीशन, इन एनएरोबिक कंडीशन। तो देखिए बेटा, हम बात करें चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, सारे रेस्पिरेशन में बेटा ग्लाइकोलिसिस तो होगी ही होगी। क्या होगी, ग्लाइकोलिसिस तो होगी ही होगी। हम यहाँ पर फर्मेंटेशन की बात करें तो फर्मेंटेशन कैसा है, एनाएरोबिक कंडीशन में ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन को हम क्या बोलते हैं, बताइए। यहाँ पर हम उसे क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन जो है वो 2 प्रकार की होती है। ये जो है फर्मेंटेशन जो है ये कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहला है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फर्स्ट फर्मेंटेशन है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसे हम क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दूसरा फर्मेंटेशन है, ये हो जाएगा हमारा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, राइट। पहला है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है बेटा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, पायरुविक एसिड जो होता है, पायरुविक एसिड जो है ये कन्वर्ट होता है किस में, लैक्टिक एसिड में। पायरुविक एसिड जो है ये किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में। यहां पर CO2 गैस नहीं निकलती। ये कैसी कंडीशन में होगा, जल्दी बताइए। एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, कैसा है, एनएरोबिक में होगा, एनएरोबिक कंडीशन में होगा, राइट। कैसी कंडीशन में होगा, एनएरोबिक में। दूसरा है यहां पर पायरुविक एसिड, तो यहां पर भी होगा। ये पायरुविक एसिड जो है बेटा, ये पायरुविक एसिड जो है ये एनएरोबिक कंडीशन में किस में, इथेनॉल में, किस में, इथेनॉल में प्लस CO2 में कन्वर्ट होगा। इथेनॉल में कितने कार्बन होंगे, 2। यहां पर पायरुविक एसिड में कितने कार्बन है, 3। तो जब पायरुविक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, इथेनॉल में, इसे हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। और क्या निकलती है बेटा, CO2 गैस, राइट। ये भी कैसा है, एनएरोबिक कंडीशन में होता है। कैसे होता है, एनएरोबिक कंडीशन में, राइट, एनएरोबिक कंडीशन में होता है। अभी हम नहीं पढ़ रहे कि कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, कौन से नहीं होते, वो जब हम पढ़ेंगे पूरा चैप्टर तब पढ़ेंगे, राइट। तो बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत हौच पौच हो गया, राइट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। अब हम पढ़ने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है कंप्लीट breakdown of glucose and convert into CO2 and H2O। किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 एंड H2O में, इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या बोल रहे हैं हम बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ
ऑक्सीजन, राइट। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है ये? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। इसे हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए, इससे हम क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो कौन सा है? एरोबिक रेस्पिरेशन है, राइट। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। नेक्स्ट है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को और हम क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल। क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल, या कहते हैं TCA साइकिल। क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल, या क्या कहते हैं? TCA साइकिल। और क्या कहते हैं हम इसे? TC यहाँ पर A साइकिल, TCA साइकिल। TCA साइकिल का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, T से क्या है? ट्राई, C से क्या है? कार्बोक्सिलिक, और A से क्या है? एसिड। तो यहाँ पर ये क्या है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक साइकिल चलाते हैं, है ना। वो पैर वाली साइकिल नहीं, ये एक साइकिल है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जो कि किसके बीच में? देखिए, पहले होता है ग्लाइकोलिसिस। क्या होती है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में बनता है आपका क्या? पायरुविक एसिड, राइट। तो ग्लाइकोलिसिस जो है, ग्लाइकोलिसिस के बाद बनता है आपका पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो है वो जाता है नेक्स्ट रिएक्शन में, जिसे हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंक रिएक्शन। आपके एनसीईआरटी ने डायरेक्ट इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, बट हम पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद आती है क्रेब्स साइकिल। क्या आती है? क्रेब्स साइकिल, राइट। इसे एक और नाम दिया जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल। क्या नाम दिया जाता है? सिट्रिक एसिड साइकिल, राइट। क्या नाम दिया जाता है? सिट्रिक एसिड साइकिल। TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। अब बात आती है इसे सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों नाम दिया गया है बेटा? क्योंकि यहां पर क्या होता है, जो पहला प्रोडक्ट फॉर्म होता है, फर्स्ट प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है, यहां पर फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म इज सिट्रिक एसिड, ठीक है। जो कि कितने कार्बन कंपाउंड होता है? जल्दी बताइए। 3 कार्बन कंपाउंड होता है। कितना? 3 कार्बन कंपाउंड होता है, राइट। तो 3 कार्बन कंपाउंड पहला प्रोडक्ट बनता है, जिसे हम सिट्रिक एसिड कहते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल। क्या बोल रहे हैं? जल्दी बताइए। सिट्रिक एसिड साइकिल। कितने कार्बन कंपाउंड होता है? 3 कार्बन नहीं बेटा, 6 कार्बन, सॉरी। कितने कार्बन होता है यहाँ पर? 6 कार्बन होता है। कैसे? मैं बताती हूँ। यहाँ पर ये जो है सिट्रिक एसिड है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है। कैसे बनता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है, ये 4 कार्बन कंपाउंड होता है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हम कितना कार्बन कंपाउंड होता है? 4 कार्बन कंपाउंड। कहाँ बनता है? जल्दी बताइए। हमने देखा था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कहाँ पर? C4 साइकिल में। इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मिलता है एसिटाइल कोएंजाइम A। कौन मिलता है? एसिटाइल कोएंजाइम A। ये 2 कार्बन कंपाउंड होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है सिट्रिक एसिड। क्या बनता है? सिट्रिक एसिड, राइट बेटा। इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रिएक्शन कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहाँ पर होती है ये रिएक्शन? कहाँ होती है? मैट्रिक्स में होती है। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETS। क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETS, और हम इसे बोलते हैं, और हम इसे क्या बोल सकते हैं? ETC, राइट। क्या बोल सकते हैं? ETC, राइट। और हम ये पॉइंट भी याद रख लेना, इसको ग्लाइकोलिसिस को और हम बोलते हैं EMP पाथवे। और क्या बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस को? EMP पाथवे, राइट।
क्लियर है? तो इसमें क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराते हैं, जैसे कि हमने फोटोसिंथेसिस में देखा, और यहाँ पर क्या बनता है, एटीपी का जनरेशन होता है, राइट? तो यहाँ पर क्या बनेगा, जल्दी बताइए, एटीपी प्रोडक्शन होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, जैसे कि हमने किस में पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, राइट? रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है कि ये बेटा बही खाता है, ये क्या है, बही खाता है, जिसमें सारी की सारी जितना खर्च हुआ, जितना मतलब लगा और जितना बना, उस सब का पूरा हिसाब यहाँ पर होता है कि ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी, कितने एनएडीपीएच बने, कितने लगे, कितने लिंक रिएक्शन में लगे, कितने क्रेब्स साइकिल में लगे, उन सब का यहाँ पर हिसाब किताब होता है, राइट? जिसे हम रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट कहते हैं। ओके, चले बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए। नेक्स्ट है एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फी का मतलब होता है डुअल, एम्फी का मतलब होता है डुअल, राइट? ये कैसी पाथवे है, एम्फीबॉलिक पाथवे है, राइट? तो बेटा यहाँ पर इस पाथवे में होता क्या है, यहाँ पर ग्लूकोज के अलावा, अदर देन ग्लूकोज मतलब अदर देन कार्बोहाइड्रेट, हम फैट और प्रोटीन को भी क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, राइट? यहाँ पर अदर देन कार्बोहाइड्रेट fat and protein are also broken down and produce energy राइट? इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, रेस्पिरेटरी क्वेटिएंट। क्या है, रेस्पिरेटरी क्वेशिएंट। रेस्पिरेटरी क्वेशिएंट को हम और क्या बोलते हैं, RQ वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, RQ। तो RQ वैल्यू कैसे निकालते हैं, RQ वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, यहां पर हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। इसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी क्वेशिएंट, राइट? इतना समझ में आया कि नहीं? ये सबके लिए अलग अलग होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग होता है, फैट के लिए अलग होता है, प्रोटीन के लिए अलग होता है, हम सब पढ़ेंगे, राइट? इसके बाद हम करने वाले हैं NCERT सॉल्यूशंस। क्या करने वाले हैं, NCERT सॉल्यूशन। फिर करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, राइट बेटा? तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आप बताइए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है या नहीं? चलिए, तो यहां पर देखिए क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है, पहला, ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लिव। हम सारे के सारे सांस लेते हैं, क्यों सांस लेते हैं, जीने के लिए, राइट? अब जीने के लिए सांस की क्या जरूरत है बेटा, सेल को जिंदा रखना है आपकी बॉडी के अंदर। अब सेल को जिंदा रखना है तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी है तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, राइट? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, इसीलिए हम सब लोग सांस लेते हैं। अब भाई इनहेल तो कर लिया ऑक्सीजन, अब जब ब्रेक डाउन हुआ तो उसका, जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बना, बताइए, CO2 बनी, H2O बना। CO2 हमारे लिए हार्मफुल गैस है, उसे हमें बॉडी से बाहर निकालना है, इसलिए हमने क्या कर दिया, एक्सेल आउट, राइट? क्लियर है? बट वाई इज ब्रीथिंग सो इसेंशियल टू लाइफ? बट ब्रीथिंग इतनी जरूरी क्यों है, आपको समझ में आ गया। प्लांट के लिए भी जरूरी है ना? अगर ब्रीथिंग नहीं होगी, उसके स्टोमेटा ओपन नहीं होंगे तो अंदर CO2 कैसे आएगी, फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, राइट? व्हाट हैपेंस व्हेन
बी ब्रीथ। जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऐसी क्या चीज होती है, वो आपको सब पता है कि इनहेलेशन होता है, एक्सहेलेशन होता है, तो क्या होता है, राइट। होगा क्या बेटा, जब हम ब्रीथ करते हैं तो अंदर CO2 जाएगी या ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, बाहर CO2 निकलेगी, राइट। और इसी ऑक्सीजन का यूज करके हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन करेंगे, राइट। चलिए, ऑल्सो do all living organism including plants and microbes breathe? If so, how? क्या सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड माइक्रोब्स, क्या सारे के सारे ब्रीथ करते हैं? करते हैं तो कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे है। जल्दी के जल्दी सारे के सारे बच्चे इसको कमेंट सेक्शन में टाइप करो, राइट। इतना समझ में आया कि नहीं, यहां तक कोई कंफ्यूजन बताइए, कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़े। चलिए तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज, राइट। तो बेटा कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सारे ऑर्गेनिज्म को अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होती ही है, जैसे कि आपको रिक्वायरमेंट है, राइट। आपको रिक्वायरमेंट कैसे, मेरे को ये पैन उठाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मुझे बोलने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मुझे चलने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मुझे लिखने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो वैसे ही सारे ऑर्गेनिज्म को किसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, राइट। तो सारे ऑर्गेनिज्म को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके बेटा, इतना समझ में आया? जल्दी बताइए। चलिए आगे क्या बोल रहे हैं, बी इट एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, इवन ब्रीथिंग, राइट। अब मैं बात करूं, देखिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट हर प्रोसेस के लिए अगर हम मोटा मोटा लेकर चले, राइट, तो बेटा एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मूवमेंट के लिए, मैं ये सब मूवमेंट ही तो कर रही हूँ, राइट, इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और ब्रीथिंग के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो हर एक प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। अब बात आती है इतनी एनर्जी आएगी कहाँ से? तो आप जो खाना खाते हो उस खाने से डायरेक्ट एनर्जी नहीं आती, उस खाने को आपकी बॉडी, आपका सेल जो है ब्रेक करता है। क्या करता है? हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एक केल्विन साइकिल में जो एक कार्बन निकलता है, तो हमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 6 बार फोटोसिंथेसिस करनी पड़ती है, 6 बार केल्विन साइकिल रन करनी पड़ती है, राइट। और हमने देखा ये CC बॉन्ड जो है इसको फॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, राइट। जैसे कि मैं बोलूँ मुझे 4000, मैं एक सिर्फ नॉर्मल एक वो यूज कर रही हूँ, राइट, डेटा कि 4000 किलो कैलोरी मुझे एनर्जी यहाँ पर यूज करनी पड़ रही है इस बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए। तो मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पर एनर्जी जो है neither be created nor be destroyed, it can convert from one form to another form, right। तो यहाँ पर इस एनर्जी का क्या हो गया, इस बॉन्ड में स्टोरेज हो गया 4000 किलो कैलोरी का। ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं बेटा, इसी बॉन्ड को, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम तोड़ते हैं, तभी तो CO2 प्रोड्यूस होती है, राइट, तभी तो वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, राइट। तो जब हम ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ते, क्योंकि हम बात करते हैं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज एल्डिहाइड शुगर है, उस पे हर कार्बन पे क्या लगा रहता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहता है, तो H2O भी तो निकलेगा ना, CO2 H2O दोनों निकलते हैं। तो बेटा जब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे रेस्पिरेशन में, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, तो इतनी ही एनर्जी क्या होगी, निकलेगी। 4000 किलो कैलोरी जो एनर्जी होती है वो क्या होगी, निकलेगी। ये क्या कर रहे हैं हम, बताइए। ये हमने क्या करा, फोटोसिंथेसिस। ये क्या की हमने, फोटोसिंथेसिस। और ये क्या किया हमने, ये हमने किया रेस्पिरेशन। तो अब आपके मन में जो डाउट आ रहा था कि आपको एनर्जी मिल कहाँ से रही है, अब समझ में आ गया। तो आपने जो खाना खाया
उस खाने में आपने ग्लूकोज को खाया, राइट, आपने फैट को खाया, आपने प्रोटीन को खाया, तो वहां पर जो बॉन्ड थे उन बॉन्ड को फॉर्म करने के दौरान पर एनर्जी स्टोर हुई होगी। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में उन्हीं बॉन्ड को हम तोड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, आपको मिलेगी। तो उसी एनर्जी का आप यूज करते हो किस में बताइए, आपकी डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, राइट। वेयर डज ऑल दीज एनर्जीज कम फ्रॉम। अब आपको पता चल गया ये एनर्जी कहां से आ रही है, जल्दी बताइए। ये सारी की सारी एनर्जी आ रही है ब्रेकडाउन से, राइट। ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड्स, या मैं बोलूं ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड्स ड्यूरिंग, कब बेटा कब टूटते हैं ये जल्दी बताइए, ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ये कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, राइट। वी नो वी ईट फूड, तो हमें पता है हम खाना खाते हैं, किस लिए खाते हैं, एनर्जी के लिए। बट हाउ इज दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम द फूड, बट ये एनर्जी हमें फूड से कैसे मिलती है ये एक बच्चे को नहीं पता होगा, जो कि आज पता चल जाएगा, राइट बेटा। हम फूड खाते हैं एनर्जी के लिए, ये तो हमें पता है, बट फूड से एनर्जी कैसे मिलती है वो आज हमको पता चलने वाला है, राइट। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बताइए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए अब क्या बोल रहे हैं, हाउ इज दिस एनर्जी यूटिलाइज, जो एनर्जी मिली है उसे हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो सारी प्रोसेस में क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो पर्टिकुलर प्रोसेस में उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट एटीपी के फॉर्म में क्या होती है, यूटिलाइज होती है। किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में ये यहां पर यूटिलाइज हो जाती है, राइट। डू ऑल फूड्स गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो बेटा क्या सारे के सारे फूड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं, तो मैं बोलूंगी नो, सारे फूड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं देते, सारे फूड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं देते, राइट बेटा। डू प्लांट्स ईट, क्या प्लांट खाते हैं, राइट, क्या प्लांट खाते हैं, तो मैं बोलूंगी बिल्कुल प्लांट खाते हैं। कैसे खाते हैं बेटा, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान उन्होंने क्या किया था, फूड प्रिपेयर किया था, तो वो सारा ग्लूकोज आपको नहीं दे देते, वो कुछ ग्लूकोज जो है उनकी बॉडी में भी रखते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट भी उनको है, राइट। उसके अलावा जो स्टोर्ड फूड है, जो स्टोर्ड फूड है वो आप लेते हो, राइट। तो बिल्कुल यहां पर हम क्या बोलेंगे, यस, एक्सक्यूज मी, आई एम रियली सॉरी, यहां पर हम क्या बोलेंगे, यस, ओके। अब देखिए, वेयर डू प्लांट्स गेट देयर एनर्जी, प्लांट्स को एनर्जी कहां से मिलती है, वो खुद अपनी एनर्जी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स, क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट डू दे ईट फूड, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपनी एनर्जी के रिक्वायरमेंट के लिए फूड को ईट करते हैं, तो मैं बोलूंगी बिल्कुल, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ईट करते हैं, कुछ कैसे होते हैं बताइए, ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, राइट। क्लियर है, जैसे कि आपने पढ़ाया है कीमो ऑटोट्रॉप्स, बैक्टीरिया में आपने कीमो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया पढ़े, राइट, फोटो ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया पढ़े, तो ये अपने फूड खुद बनाते हैं। हमने फिर सैप्रोफिटिक हमने पढ़ा ना, हेट्रोट्रॉप्स में भी सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, तो ये जो है ये डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, तो यहाँ पर ये कैसे हो जाएंगे बताइए, डिपेंडेंट है फूड से, जो ये है ये क्या करते हैं, एनर्जी को लेते हैं। क्लियर है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बताइए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, यू मे वंडर एट द सेवरल क्वेश्चन राइज्ड अबव दे मे सीम टू बी वेरी डिस्कनेक्टेड। तो आपने अभी जो क्वेश्चंस पढ़े, राइट, बहुत सारे क्वेश्चंस आए अभी, है ना, तो यहां पर ये क्वेश्चन जो है ये क्या है, तो आपको लग रहे होंगे, बिल्कुल लग रहे होंगे कि ये बहुत डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं,
राइट तो बेटा हमने अभी रिलेट करके बताया कि नहीं, कैसे ये काम करेंगे आपको समझ में आया है कि नहीं, जल्दी बताइए। बट इन रियलिटी द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड। तो आपको जो अभी डिस्कनेक्शन फील हुआ था, अब कनेक्ट फील हो रहा है कि नहीं मेरे समझाने के बाद, कि रेस्पिरेशन जो है उससे कैसे एनर्जी मिल रही है, राइट आपने तो सोचा डाइजेशन से एनर्जी मिल रही है, एब्जॉर्प्शन से एनर्जी मिल रही है। एब्जॉर्प्शन से तो आपने क्या किया है, फूड को एब्जॉर्ब किया, अभी आपको एनर्जी नहीं मिली। जब तक वो फूड आपके सेल में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, वहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होता, जब तक वहां पर ब्रेकडाउन नहीं होता आपके मॉलिक्यूल का, तब तक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। राइट बेटा, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपेंस। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे होता है, ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। राइट बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम चलते हैं। चलिए क्या आगे बढ़े बताइए फटाफट। इसी बात पे सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राइट चलिए तो आगे बढ़े बेटा। अब देखिए ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो बेटा है ना, यहाँ पर लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी क्या है, रिक्वायर है। सारी लाइफ प्रोसेस के लिए, चाहे वो डाइजेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, रेस्पिरेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, लोकोमोशन हो, मूवमेंट हो, कुछ भी हो, हर प्रोसेस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। राइट बेटा, इज ऑब्टेन बाय ऑक्सीडेशन। तो ये सारी की सारी जो एनर्जी लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड हो रही है, ये कैसे ऑब्टेन हो रही है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो बेटा मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के डाइजेशन से, उसके ऑक्सीडेशन से हम क्या कर रहे हैं बताइए, एनर्जी को ले रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं। ये तो मोटा मोटा हो गया। राइट अब चलते हैं ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया। राइट हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स की और साइनोबैक्टीरिया की, कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तभी तो मैंने बोला था कि बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा, क्या होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स और फोटो ऑटोट्रॉप्स, मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। इसीलिए तो हमने उनको क्या बोला था बताइए, ऑटोट्रॉप। ग्रीन प्लांट्स भी अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो भी क्या है, ऑटोट्रॉप्स। ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसेस के थ्रू ये अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। राइट, दे ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। हमने बोला था ये सोलर एनर्जी को, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। कैसे केमिकल एनर्जी में, बॉन्ड को फॉर्म करके। राइट, दैट इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स। किस में स्टोर होती है ये एनर्जी, बॉन्ड्स में स्टोर होती है ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। राइट, तो यहाँ पर जो सोलर एनर्जी थी, लाइट एनर्जी थी, उसको ट्रैप किया और केमिकल एनर्जी के फॉर्म में से कन्वर्ट कर दिया। केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया, सोलर एनर्जी से एनर्जी को ली और कार्बन कार्बन बॉन्ड को बनाने के बीच में इस एनर्जी को लगा दिया। अब इसको हमने क्या कर दिया, स्टोर। राइट, क्या कर दिया, स्टोर। ठीक है, इतना समझ में आया तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया या नहीं, जल्दी बताइए, इतना समझ में आया या नहीं। स्क्रीनशॉट ले लिया, चले आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, वी मस्ट रिमेंबर दैट इन ग्रीन प्लांट्स टू नॉट ऑल सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन फोटोसिंथेसाइज। राइट, तो बेटा यहां पर हम प्लांट्स की बात करें, ग्रीन प्लांट्स हमने अभी बोला था कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। राइट, बट इन्होंने क्या बोला कि सारे ग्रीन प्लांट्स के सारे सेल, सारे टिश्यू, सारे ऑर्गन फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते। ओनली सेल्स, कौन बेटा, ओनली सेल्स containing chloroplast that are most often located in the superficial layer carry out photosynthesis। तो बेटा इन्होंने क्या कहा कि सारे ग्रीन प्लांट्स के सारे सेल, सारे टिश्यू, सारे ऑर्गन्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते, वही सेल
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। और ऐसे सेल हम लीफ में क्या बोलेंगे उनको, मीजोफिल सेल। क्या कहेंगे, मीजोफिल सेल। तो मीजोफिल सेल में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म होती है, राइट। या हम नॉर्मल बोल दें कि ग्रीन जो हम बात करते हैं, ग्रीन स्टेम जो होती है, यंग स्टेम होती है, उसमें भी फोटोसिंथेसिस होती है, राइट। तो जहां पर जिन सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उन सेल में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, कंटिन्यू होती है, राइट। नेक्स्ट, हेंस इवन इन ग्रीन प्लांट्स all other organs, tissue and cells that are non-green need food for oxidation। तो बेटा सिंपल सी बात है, बना सब नहीं रहे बट चाहिए सबको है ना। सारे प्लांट्स में हम बात करें, सारे सेल, सारे टिश्यू, सारे ऑर्गन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर रहे, राइट वही कर रहे जिसमें क्लोरोप्लास्ट है। बट सारे सेल, सारे टिश्यू, सारे ऑर्गन को क्या चाहिए, फूड चाहिए है। क्या चाहिए यहाँ पर, फूड चाहिए किसके लिए, ऑक्सीडेशन करके उससे एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करना है, राइट। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, हेंस फूड हैज टू बी ट्रांसलोकेटेड। तो बेटा क्या होता है, अब फूड बना तो कोई रहा है पर चाहिए सबको है, तो फूड का क्या होगा, ट्रांसलोकेशन होगा। क्या होगा, ट्रांसलोकेशन। कहां पर होगा, वो सारे नॉन ग्रीन पार्ट्स में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करते, राइट बेटा। चलिए, इतना क्लियर हुआ या नहीं, एक्सक्यूज मी, आई एम रियली सॉरी। चलिए, तो एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक। एनिमल्स कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। हम क्या है, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक एनिमल का मतलब क्या होता है, जो अपना खाना, जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते, मतलब किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स, राइट। तो एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक, इट मीन्स दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स डायरेक्टली। कहां से लेते हैं, प्लांट से डायरेक्ट लेते हैं। उन हेट्रोट्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स, राइट। जैसे कि हम बात करें किसकी, गाय की, भैंस की, बकरी की, राइट। तो ये क्या हो जाएंगे, हेट्रोट्रॉप्स। रैबिट हेट्रोट्रॉप्स, क्योंकि ये डायरेक्ट प्लांट से क्या ले रहे हैं, जल्दी बताइए, फूड को ले रहे हैं। इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली मतलब जैसे कि जो हमें खा रहे हैं, हम क्या है, प्योर वेजिटेरियन, तो हम भी क्या कहलाएंगे, हेट्रोट्रॉप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, हेट्रोट्रॉप, क्योंकि हमने भी क्या करा है, डायरेक्ट प्लांट को खाया, राइट। तो इनडायरेक्टली जो फूड को ऑब्टेन करते हैं प्लांट से, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स, राइट। कार्निवोर्स का मतलब क्या है, मैंने प्लांट को खाया और मुझे किसी और ने खाया, तो मुझे जिसने खाया वो क्या हो गया, कार्निवोर, राइट। क्लियर है या नहीं। या मैं सिंपल सी बात करूं, जिसने प्लांट को खाया उसको कोई और खा रहा है, वो क्या हो गया, कार्निवोर। मतलब वो इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है, प्लांट पर, और हर्बीवोर डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड है, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बेटा, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो। अब हम बात करते हैं सैप्रोफाइट्स की। किसकी बात करते हैं, सैप्रोफाइट्स की। तो सैप्रोफाइट्स का मतलब क्या है, जैसे कि हम फंजाई बोले, किसको बोले, फंगी या फंजाई आर डिपेंडेंट, किस पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, डेड एंड डिके मैटर पर। किस पर डिपेंड करते हैं, डेड एंड डिके मैटर पर डिपेंड करते हैं, किसके लिए, अपने फूड के लिए। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स। क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स, राइट। चलिए, तो बेटा ये क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है। हमने पढ़ाया ना कि बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर को क्या करते हैं, जल्दी बताइए, उस ऑर्गेनिक मैटर को ये इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो ये क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन, राइट। चलिए अब देखिए, what is important to recognize
is that ultimately all the food that is respired for life process comes from photosynthesis. तो बेटा इन्होंने कहा है, ये रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि जो भी is that ultimately all the food, सारा का सारा फूड जो है that is respired for life process, जो फूड रेस्पायर कर रहे हैं हम किसके लिए, लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, वो सारा का सारा फूड कहां से आया है, फोटोसिंथेसिस से आया है. कहां से आया है, फोटोसिंथेसिस, राइट. तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं. अब देखिए, दिस चैप्टर डील्स विथ सेल्यूलर रेस्पिरेशन. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं बेटा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन पढ़ते हैं, राइट. एनिमल फिजियोलॉजी में हम बात करें, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं, राइट, रेस्पिरेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन. तो ये तो हम सब पढ़ते हैं वहां, बट हम सेल्यूलर लेवल पे वहां पर नहीं पढ़ते, उतना सेल्यूलर लेवल पे नहीं जाते कि कैसे फूड का ब्रेक डाउन होता है, वो हम यहां पर पढ़ते हैं, राइट. और द मैकेनिज्म, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन और द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल विथिन द cells to release energy and the trapping of these energy for synthesis of ATP. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, हम इस प्रोसेस को हम इस चैप्टर में किससे डील करने वाले हैं, या तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलो या आप बोल दो वो मैकेनिज्म जो कि क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है फूड मटेरियल का और क्या रिलीज करती है, एनर्जी. उस एनर्जी से हम क्या सिंथेसाइज करते हैं, बताइए, एटीपी, राइट. तो एटीपी क्या है, एनर्जी का फॉर्म है. तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, जल्दी बताइए. चलिए अब देखिए, फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट. ये आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, आपने पढ़कर आए हैं अभी, राइट, कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है. ऑफ कोर्स टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट इन द यूकैरियोट्स. कहां पर, यूकैरियोट्स, क्योंकि बेटा प्रोकैरियोट्स में तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं. प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मतलब क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट होता ही नहीं है, इसलिए इन्होंने क्या बोला, यूकैरियोट, राइट. वेयर एज द breakdown of complex molecules to yield energy takes place in the cytoplasm. But जो यहाँ पर हमने फूड का ब्रेक डाउन करना है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का जो ब्रेक डाउन करना है और इससे एनर्जी लेनी है, ये कहाँ पर होती है प्रोसेस, साइटोप्लाज्म में एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल्सो ओनली इन यूकैरियोट्स. ये जो है ब्रेक डाउन या सेलुलर रेस्पिरेशन जो आप बोल रहे हो, ये कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म में एंड माइटोकॉन्ड्रिया में. तो मैं आपको बता देती हूँ, साइटोप्लाज्म या आप साइटोसोल बोल लो, क्या बोल लो, साइटोप्लाज्म या साइटोसोल, क्योंकि बेटा मैंने आपको समझा चुकी हूँ, साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट सब इंक्लूड होते हैं, ठीक है. मैट्रिक्स प्लस ऑर्गेनेल को मिलाकर हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, बट सिर्फ मैट्रिक्स पार्ट को हम साइटोसोल कहते हैं. तो साइटोसोल में क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस होती है. आगे ही इन्होंने समझा दिया है कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो कहाँ होती है, साइटोसोल में होती है, बट यहाँ पर उन्होंने यही बोला है, राइट. चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी क्या होती है, क्रेब्स साइकिल, राइट, या मैं बोलूं लिंक रिएक्शन. क्रेब्स साइकिल जिसे हम टीसीए साइकिल भी कहते हैं, और हम क्या बोलेंगे, और होती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मतलब ETS, राइट. चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए, तो हम आगे बढ़ जाए, राइट. चलिए, तो अब देखिए, द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. मैंने क्या बोला था, यहां पर हम क्या करते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं. किसको ब्रेक करते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं. ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन
विथ इन द सेल। तो हम यहाँ पर कार्बन कार्बन कंपाउंड का जो कि हमने फॉर्म करा था कहाँ पर, फोटोसिंथेसिस में, वही कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम तोड़ेंगे कहाँ पर बताइए, रेस्पिरेशन में, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, देखिए, ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन, है ना, विथ इन द सेल, सेल के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है, समझ में आ गया। ब्रीथिंग अलग होता है, रेस्पिरेशन अलग होता है। ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, राइट, ये हो गया ब्रीथिंग, राइट। बट अगर आपसे किसी ने पूछ लिया रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड का टूटना, राइट, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इससे हम रेस्पिरेशन कहते हैं, राइट। द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो जो कंपाउंड ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, उस कंपाउंड को हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जैसे कि मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, राइट। और क्या हो जाएगा, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, राइट, ये क्या हो जाएंगे बेटा आपके, जल्दी बताइए, ये हो जाएंगे आपके रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इन तीन को याद रखिए, आप इन तीन को याद रखिए, राइट, इन तीन को याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट, ये आपके क्या हो जाएंगे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। चलिए, तो अब देखिए, यूजुअली कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। तो बेटा यूजुअली कौन ऑक्सीडाइज होता है, कार्बोहाइड्रेट, राइट। कौन ऑक्सीडाइज होता है, कार्बोहाइड्रेट, और क्या रिलीज करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। बट प्रोटीन्स, फैट एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड्स, मतलब कौन, न्यूक्लिक एसिड की मैं बात कर रही हूं, कैन बी यूज्ड, राइट, कैन बी यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स या सब्सटेंसेस। मैंने इसीलिए वहां पर न्यूक्लिक एसिड भी लिखा था, राइट, क्लियर है। इन सम प्लांट्स अंडर सर्टेन कंडीशंस, राइट। तो ये यहाँ पर नॉर्मली यूजुअली क्या होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट जो है ऑक्सीडाइज होता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है। बट प्रोटीन, फैट और इवन ऑर्गेनिक एसिड, मतलब न्यूक्लिक एसिड जो है, वो भी यूज होते हैं एज अ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इन सम प्लांट्स अंडर द सर्टेन कंडीशंस, राइट। चलिए, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, क्या बोल रहे हैं बेटा, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, ये सर्टेन कंडीशन कौन सी है मैम, हमें ये तो बता दीजिए। सर्टेन कंडीशन का मतलब क्या है, जब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है, राइट, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है, तो फिर दूसरे जो रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस है, जैसे कि फैट की बात हो गई, प्रोटीन की बात हो गई, ऑर्गेनिक एसिड की बात हो गई, तो इनका यूज करते हैं, राइट। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उसके बाद इनमें से किसी को चुनना होगा, तो हम किसको चुनेंगे एज अ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, फैट को। फैट के बाद किसको चुनेंगे, प्रोटीन को। किसको चुनेंगे, प्रोटीन को, राइट, क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए, आगे बढ़े। विद इन द सेल all the energy contained in respiratory substances is not released free into the cell or in single step, right? तो यहाँ पर इन्होंने बोला ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, जो सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, वो सारी की सारी एनर्जी जो है, एनर्जी कंटेन इन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इज नॉट रिलीज फ्री इनटू द सेल और इन सिंगल स्टेप। तो बेटा जितनी भी एनर्जी स्टोर है उस मॉलिक्यूल में, जैसे कि मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, फैट में या न्यूक्लिक एसिड में, वो सारी की सारी एनर्जी एक बार में नहीं निकल जाती, राइट। सिंगल स्टेप में ये प्रोसेस नहीं होती, इसमें मल्टी स्टेप्स इंक्लूड होती है, मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है। उन मल्टी स्टेप प्रोसेस में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, राइट बेटा। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि मैं बात करूं ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस खुद एक 10 स्टेप प्रोसेस है,
राइट उसके बाद हम लिंक रिएक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्रैब्स साइकिल पढ़ते हैं, उसके बाद हम ETS पढ़ते हैं। तो इतनी सारी प्रोसेस में क्या होती है, एनर्जी मिलती है। एक स्टेप में, सिंगल स्टेप में सारी की सारी एनर्जी नहीं मिलती ऑक्सीडेशन से, राइट। चलिए अब देखिए, इट इज रिलीज इन सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन। इन्होंने क्या कहा है कि ये रिलीज होती है स्लो स्टेप वाइज रिएक्शंस में, राइट। क्लियर है। कंट्रोल्ड बाय एंजाइम, ये सारी की सारी स्टेप्स जो होती है एंजाइम्स के कंट्रोल में होती है, खुद से ये चलती नहीं है, एंजाइम इनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। एंड इट इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। और ये जो ब्रेक डाउन होता है, जो एनर्जी निकलती है, वो ट्रैप हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, राइट। किस फॉर्म में होती है, ATP के फॉर्म में। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए क्या बोल रहा है बेटा। देखिए, hence it is important to understand that the energy released by oxidation in respiration is not or rather cannot be used directly, right। इनका कहना है बेटा, रेस्पिरेशन के दौरान पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट, वो एनर्जी जो रेस्पिरेशन के दौरान पर, ऑक्सीडेशन के दौरान पर जो रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है, डायरेक्टली यूज नहीं हो रही, राइट, बट इट्स यूज टू सिंथेसाइज ATP। ये क्या बनाती है, ATP बनाती है। जो एनर्जी रिलीज होती है वो पहले क्या बनाएगी, ATP, राइट, विच इज ब्रोकन डाउन वेन एवर एंड वेयर एवर एनर्जी नीड्स टू बी यूटिलाइज। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, ये एनर्जी जब रिलीज हुई कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ने में, जैसे कि यहाँ पर जब मैंने ये कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ा, राइट, तो इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ने में, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, 4000 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई। तो ये एनर्जी डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं होगी, इस एनर्जी का यूज करके मैं इसको क्या करूंगी, इसको कन्वर्ट करूंगी ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है, इस एनर्जी का यूज करके ATP बना लेंगे। क्या बना लेंगे, हमने यही किया था कि नहीं, कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में हमने यही चीज करी थी। तो यहाँ पर ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला और ATP बन गया। तो ये ATP जो है वो पैसा है, एनर्जी करेंसी है। जब हमारी बॉडी को इसकी जरूरत होगी तब यही ATP क्या देगा, एनर्जी देगा। मतलब जब हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ये टूटेगा किसमें, ADP में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और जो एनर्जी जब इस बॉन्ड को फॉर्म करने में लगी थी वही एनर्जी निकल जाएगी और यूज हो जाएगी, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए तो हम आगे बढ़ जाएं। चलिए अब क्या बोल रहे हैं, हेंस ATP एक्ट एज एनर्जी करेंसी, राइट। तो बेटा ATP जो है वो किसके जैसे एक्ट करता है, एनर्जी करेंसी के जैसे, राइट। सिंपल सी बात है, आपने पैसा कमाया, वो पैसा आप तुरंत खर्च कर देते हो क्या, नहीं, उस करेंसी का हम यूज करते हैं जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो यहाँ पर ATP को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं। जब हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तब यही ATP उस एनर्जी को देगा। पहले ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन में और ATP बन के रख जाता है। अब जब हमें वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तब ATP वो एनर्जी हमें देगा, राइट, ऑफ द सेल। दिस एनर्जी trapped in ATP is utilized in various energy requiring process of the organisms, and the carbon skeleton produced during respiration is used as a precursor for biosynthesis of other molecules in the cells, right। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए तो चलिए यहीं पर हम खत्म करते हैं चैप्टर ओवरव्यू
एंड इंट्रोडक्शन पार्ट। इसका इंट्रोडक्शन काफी लेंदी था, राइट, इसलिए इस वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा लंबी चली गई। आई होप आज के सेशन में आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, वीडियो की लेंथ जरूरी नहीं है, राइट। कुछ वीडियो 5 मिनट में भी, 10 मिनट, 15 मिनट में भी खत्म हो सकती है, कुछ एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि बेटा जो आपके टॉपिक की रिक्वायरमेंट है वो तो समझाना जरूरी है ना। तो इस वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, प्लीज तो थोड़ा सा सोच के चलिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें YouTube चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और अगर अभी आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी फटाफट पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होने वाली है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, राइट। इस स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट में आपको क्या चीजें मिलने वाली है, हम बात करें यहाँ पर किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट में, चाहे वो 11th हो, 12th हो या किंडरगार्टन हो, आपको पूरी एनसीईआरटी की टॉपिक वाइज थ्योरी कंप्लीट की जाती है विथ एडवांस थ्योरी, जो कि आपके एनसीईआरटी में कहीं कहीं दी हुई है, बट एडवांस जो थ्योरी है उसका डिटेल डिस्कशन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसकी जरूरत है, तो हमने वो भी इंक्लूड की है। उसके साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो, आपका क्वेश्चन पार्ट, आपका रिवीजन पार्ट भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है और आपकी जो स्टडी है काफी ज्यादा स्मार्ट बनने वाली है, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, एंड आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेस आपको हिंदी में अवेलेबल मिलेंगे, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेस आपको इंग्लिश में अवेलेबल होने वाले हैं। अब बात आती है इन दोनों चैनल की, तो हिंदी मीडियम चैनल पर हम क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं और इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराते हैं। कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की? तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करते हैं, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।